सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता सिंह है और मैं आपको आज रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स और फील्ड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है उसमें ये यूनिट 2 में आता है। तो आज हम ये सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स और इंडक्टिव इफेक्ट्स और फील्ड इफेक्ट्स आपने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन 11th और 12th में भी देखा है, तो एक तरह से ये हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। जैसा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली देखते होंगे कि हम जब स्टार्टिंग प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट पे जाते हैं तो हमारा एक मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होने वाले इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी होती है और तब उसके आधार पर हम प्रोडक्ट बताते हैं। तो देयर इज ऑलवेज है कॉज फॉर दैट इफेक्ट। तो वो जो इफेक्ट्स हैं, जो कॉज हैं, उनके बारे में आप ये डायरेक्टली आपको शायद कहीं ना दिखते हो जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट वो प्रोडक्ट की प्रिडिक्टेबिलिटी पे बहुत असर डालते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, वहां पे कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं, कि क्या वहां पे कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपोनेंट तो नहीं है, या कहीं पे इंडक्टिव इफेक्ट तो नहीं हो रहा, कहीं प्लस आई माइनस आई। तो ये सारी चीजें मिलके तब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट को डिफाइन करने में मदद करती है। इनऑर्गेनिक में तब भी चीजें थोड़ी सिंपल फॉर्म में रहती हैं, बट जब हम ऑर्गेनिक में आते हैं तो there are specific mechanistic pathways to get to that product। तो ये हमारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। और प्लस इसमें हम फील्ड इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत डिटेल में तो नहीं है चीजें, लेकिन तब भी हम इतना आपको एटलीस्ट यहाँ पे समझा देंगे जिससे कि आप जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वो आप कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के ऑड सेमेस्टर सब्जेक्टिव होते हैं और इवन सेमेस्टर आपके एमसीक्यूज होते हैं। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? आपको पता है कि इंडक्शन यानी किसी चीज में कोई चीज को इंड्यूस करना, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अलोंग अ चेन ऑफ atoms due to the presence of electron withdrawing group or electron donating group is called inductive effect। और या हम ये भी कह सकते हैं द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। यानी आप ये कहिए कि जो हमारा मेन कोई हमारी चेन है जिसमें एक दूसरे कार्बन की वजह से उस पे किस तरह का एटम प्रेजेंट है, उसकी पोलराइजेशन बदलती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। देखिए, इन सारी चीजों में जो सबसे पहला वर्ड जो हमारे हमने बोला भी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो एटम आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जितना ज्यादा होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिससे भी वो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो वो ये कहलाता है आपका माइनस आई इफेक्ट। इसी तरह कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्लस आई ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द वी कैन सी ये CH3 CH2 CH2 Cl है आपका, और आप जानते हैं कि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन होगा बॉन्ड का और डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होंगे, और जैसे जैसे आपकी दूरी उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बढ़ती जाएगी वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। The direction of displacement is shown by placing an arrow head midway along the line presenting the sigma bond। ये एरो आपका बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट किस साइड हो रहा है। दिस इफेक्ट डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम इंक्रीजेस। जो Cl का प्रभाव फर्स्ट CH2 पे पड़ेगा वही प्रभाव उसका लास्ट के CH3 पे नहीं पड़ेगा, यानी डिस्टेंस के साथ साथ जाते जाते दूरी बढ़ते बढ़ते हमारा इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता जाता है। दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बियॉन्ड 2 कार्बन एटम्स फ्रॉम द एक्टिव ग्रुप।
अब जैसे एमसीक्यूज हैं तो आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह का इफेक्ट है। तो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इसके लिए मतलब हमें बाहर से किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ी। ये और मतलब आपके जो मॉलिक्यूल था उसमें प्रेजेंट था ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखें तो आपके दिमाग में इस तरह की चीजें आनी चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट आ सकता है या माइनस आई इफेक्ट। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट देखिए कैसे इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ हेलोजन एटम्स हैं और एक तरफ कार्बन एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट को भी अगर दो भागों में बांटे तो जो अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, वो आपका माइनस आई इफेक्ट, और जो पुश कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो आपके प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप्स आते हैं। ये कुछ ग्रुप्स हैं जो माइनस आई इफेक्ट में होते हैं और आप इसमें देखिएगा ज्यादातर वो ग्रुप्स आते हैं जिनके साथ कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होता है, जिसमें आपका NO2 है, SO2R है, CN है, COH है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, OR ग्रुप्स हैं, COR है, OH है, फेनिल ग्रुप है, आपका इथेनिल ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप्स आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं और ये इनकी एक डिक्रीजिंग कैपेसिटी आप देख सकते हैं। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जिसमें आपके बेसिकली एल्किल ग्रुप्स आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिनको प्लस साइड इफेक्ट में देखा जाता है। तो ये दोनों माइनस। अब इसमें से क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, इनमें से कोई भी एक ग्रुप दे दिया, उनमें से पूछ लिया कि कौन से इसमें से माइनस आई ग्रुप्स हैं या प्लस आई ग्रुप्स हैं, तो आपको इनके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एप्लीकेशन की बात करते हैं कि बेसिकली जब ये इफेक्ट हैं तो उनका कहाँ पे क्या रोल है। तो आपने कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा हुआ है और आप जानते हैं कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, और 2 डिग्री 1 डिग्री से और 1 डिग्री मेथिल से। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायंस में 3 मेथिल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो जब 3 मेथिल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं यानी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं मिनिमाइज होता है और वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है जिसपे चार्ज कम होता जाता है। तो डिस्पर्सल ऑफ दिस चार्ज जो CH3 की वजह से होता है, उस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, तो वो एक तरह से बैलेंस करते हैं जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है कार्बन। एसिडिटी की बात करें, ये इफेक्ट हमारा वहां पे भी देखा जाता है कि आप देखिए यहाँ पे एक ग्रुप है ClCH2COOH और एक है CH3COOH। एक Cl जो आपका माइनस आई इफेक्ट है, CH3 जो प्लस आई इफेक्ट है। तो आपको देखने को मिलता है कि जब Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं CH2 से, फिर उसकी वजह से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है या स्केलेटन है मॉलिक्यूल का, वो डिस्टर्ब होता है। तो कहीं ना कहीं Cl के इलेक्ट्रॉन्स खींचने की वजह से OH बॉन्ड वीक होता है और आसानी से H+ निकल जाता है, इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। और हमें ये पता है कि जो भी मॉलिक्यूल है या जो भी कंपाउंड है जो जितना आसानी से H+ देगा, वो उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको 3-4 ऑप्शंस दे सकता है, जिसमें से एक में वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ा है, एक में दो जोड़ा है, एक में तीन जोड़ा है और एक में एक भी नहीं जोड़ा है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी या सबसे कम किसकी एसिडिटी होगी। तो आप ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आधार पर बता सकते हैं। और इसी तरह आप स्टेबिलिटी की जब बात हो तो आप एल्किल ग्रुप्स की पोजीशन, एल्किल ग्रुप्स कितने हैं, उसके आधार पर बता सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट्स जैसे देखिए आप यहाँ पे पीके वैल्यूज दी हुई हैं, ये जो एसिडिटी का एक पैरामीटर है और जिसकी पीके वैल्यूज जितनी ज्यादा होती है उसकी एसिडिटी उतनी कम होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनकी पीके वैल्यूज ज्यादा है तो उनकी एसिडिटी कम है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी पोजीशन कहाँ है, क्या वो फंक्शनल ग्रुप के पास में है या उससे दूर है। देखिए जैसे यहाँ पे आप देखिए CH3CH2CH Cl COH, यहाँ पे जस्ट सेकंड कार्बन पे है, इसके ऊपर वाले में ये थर्ड पे है, फिर ये फोर्थ पे है। तो जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस उससे बढ़ रही है उसकी एसिडिटी घट रही है। तो pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी स्ट्रेंथ। ठीक। इलेक्ट्रॉन आप जनरल एक
एक बना सकते हैं एक कॉन्सेप्ट अपने लिए कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स कैन इंक्रीज acidity of a nearby atom which increases with electronegativity and decreases with increased distance to the atom। तो अगर कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं उसमें भी आपको देखना होगा कि F है कि Cl है कि Br है कि I है, उसके आधार पे अपना आंसर आप दे सकते हैं। तो जहाँ पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जहाँ पे जुड़ा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए पीके वैल्यूज दी हुई हैं, जहाँ पे एक में फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, एक में आयोडीन है और एक में हाइड्रोजन है। तो आप देख रहे हैं जिसकी पीके वैल्यू सबसे कम है उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। उसी आधार पर आप ये बता सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पे कुछ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जिनका इस तरीके से, जिसमें आपका बी आर है। तो बी आर जितना पास में होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आपका आता है, ये देखिए एसिडिटी स्ट्रेंथ कैसे कैसे हमारी बढ़ रही है। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखेंगे कि एसिडिटी स्ट्रेंथ कैसे कैसे बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितने पास में है वो वहां पे उसकी एसिडिटी उतनी बढ़ा रहे हैं। पीके वैल्यूज दी हुई है, उसके आधार पे भी आप बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आपको पीके वैल्यूज दे दी जाए और उसके आधार पे आपसे एसिडिटी स्ट्रेंथ पूछी जाए। और जिसकी एसिडिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी बेसिसिटी उतनी ही कम। तो जैसे सी एस टी सी ओ ओ एच अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट, तो द इंडक्टिव इफेक्ट प्ले, अगर समरी की बात करें, द इंडक्टिव इफेक्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल in deciding the acidity and basicity of a molecule, and yeah, and deciding the acidity and basicity of a molecule. Acidity increases with increase the plus I group and basicity increases with increasing the minus I group। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके बेसिसिटी यहाँ पे बताई गई है कि मान लीजिए आपको 3 मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं जिसमें बेसिसिटी आपको देखनी है। तो बेसिसिटी देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या प्लस आई ग्रुप है कि माइनस आई ग्रुप है। बेसिसिटी जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो तो वो इसलिए यहाँ पे टॉल्विन की सबसे ज्यादा, फिर बेंजीन और फिर NO2, क्योंकि हमें पता है कि NO2 इज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो बेसिसिटी को कम करेगा। नेक्स्ट हमारा इसी से मिलता जुलता टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आपको एक शब्द आ रहा है, इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। तो आपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोफाइल्स किसे कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो एटम्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जिसमें हमारा न्यूट्रल भी आते हैं जैसे BF3 AlCl3 SO3 FeCl3। और न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स होते हैं, जिसमें हमारा वाटर है, ROH ग्रुप है हमारा। नेगेटिवली चार्ज की बात करें तो Cl- है, ब्रोमाइड माइनस है, आयोडाइड माइनस है। तो ये सारे ग्रुप्स आपके आते हैं। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं हम। Electrons of pi bond are loosely held due to sideways overlap and easily polarizable. Therefore, when a compound having a pi bond approached by a charged reagent, the electrons of the bond are completely polarized or displaced towards the one of the constituent atoms। जैसा कि हम जानते हैं कि सी डबल बॉन्ड सी जो बॉन्ड बनता है वो साइडवेज ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल से होते हैं जो कि लूजली हेल्ड होते हैं। तो इसीलिए आपने स्ट्रिक्टली बॉन्ड रोटेशन की भी बात सुनी होगी। तो जब सी डबल बॉन्ड सी के पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आता है तो उसमें पोलराइजेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी में आपने देखा कि रिएजेंट ऐड किया गया और आपको एक चार्ज देखने को मिला, एक पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आया वो कब आया, जब हमने रिएजेंट डाला। अब वो रिएजेंट की उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रिएजेंट था। बट अभी जब हमने इससे पहले जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तो वहां हमें किसी रिएजेंट को डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी।
इसीलिए हम इसको टेम्परेरी इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएशन है इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट में। This is a temporary effect operating in unsaturated compounds only. It involves complete transfer of pi electrons of multiple bond. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, H प्लस आया यहाँ पे, C पे प्लस चार्ज, H यहाँ आके जुड़ा। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, Cn आके आपका पॉजिटिव चार्ज पे जुड़ा। तो ये आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है इन प्रेजेंस ऑफ, जब हमने H प्लस ऐड किया और Cn माइनस ऐड किया तब हमें ये इफेक्ट देखने को मिला। When the transfer of pi electron takes place towards the attacking region, this effect is called plus E effect. यानी कि हमारा जो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स द अटैकिंग रीजन, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव, ये प्लस ई इफेक्ट है। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अकर्स अवे फ्रॉम द अटैकिंग रीजन, देन इट इज नोन एज माइनस ई इफेक्ट, जहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक एजेंट्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे सी एन माइनस का एग्जाम्पल लिया गया है। अगर एप्लीकेशन की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, तो आपने देखा होगा कि द पोलराइजेशन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल लाइक H प्लस और बाकी रिएजेंट्स के साथ, और ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी दिखता है जहाँ पे प्लस ई इफेक्ट शो होता है। द पोलर और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी ये चीज देखने को मिलती है। और रिंग पोलराइजेशन, जब हम रिंग की पोलराइजेशन एंड द अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल may actually take place concurrently in a concentrated mechanism. तो ये इफेक्ट्स ऐसे डायरेक्टली आपको शो नहीं होते हैं, बट रिएजेंट्स की प्रेजेंस में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्लस ई इफेक्ट हो, माइनस ई इफेक्ट हो। फिर उसके अलावा अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करते हैं या हमारी रिंग पोलराइज होती है, तो वहां पे भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें, पहला तो इंडक्टिव इफेक्ट इट इज अ परमानेंट इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इट इज अ टेम्पररी। दिस हैज नो सच रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इट इज ऑपरेट ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ suitable attacking reagent. This requires only a polar covalent bond. This effect is shown only by compounds containing one or more multiple bonds. Electron transfer shown by arrowhead midway. Electron transfer shown by curved arrow. So these are the basic differences between inductive effect and electromagnetic effect. Then resonance effect. रेजोनेंस के बारे में आपने शायद, अगर रेजोनेंस में अगर बोलूं आपको, तो सबसे पहले शायद आपके दिमाग में बेंजीन आती होगी कि हाँ, बेंजीन में हमने रेजोनेंस देखा है। रेजोनेंस से आप, मेरे ख्याल से आप लोग ये समझते होंगे कि बॉन्ड एक जगह स्टेबल नहीं होता है बेंजीन में। वो कभी हम अल्टरनेट करके बॉन्ड्स बनाते हैं, कभी एक डायरेक्शन से बनाया है, कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बनाया है। तो ये आपको रेजोनेंस की शायद से एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो कि दैट बॉन्ड्स आर नॉट द ट्रू बॉन्ड्स और उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता रहता है। वो इस फिगर में भी दिखाने की कोशिश की गई है कि मतलब एक ही पर्सन है, वो कभी किसी पोजीशन में कभी किसी पोजीशन में है। So when a compound can be represented by more than one Lewis structure and actual structure is hybrid of all these structure, the compound is said to possess resonance and it is also known as mesomerism. और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अभी हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है और इसी तरह हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, पाई बॉन्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन सबके इन्वॉल्वमेंट से जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो कहीं ना कहीं एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ठीक है। और रेजोनेंस, जैसे आपको देखिए बेंजीन का एग्जांपल देके दिया गया होगा कि आपके बुक्स में आप देखते होंगे या आप कभी खुद बनाते भी होंगे, तो बेंजीन आपने कभी इस तरीके से बना दी, फिर कभी आपने इस तरीके से, और कभी आपने उसमें रिंग दिखा दी। तो वो रिंग आप इसलिए दिखाते हैं कि देयर इज अ प्रॉपर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ट्रिपल बॉन्ड जो तीनों जो बॉन्ड्स हैं वो इस तरह से पोजिशन उनकी प्लेस्ड है। All the properties of a compound cannot be explained by a single structure. आप बेंजीन को हमेशा A फॉर्म में या B फॉर्म में ही हमेशा नहीं दिखा सकते। Canonical structures or resonance contributing structures differ in position of electrons. Delocalization of electrons leads to decrease in potential energy of a molecule. हमें पता है कि वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा जितनी उसकी एनर्जी कम होगी।
Resonance hybrid is more stable than canonical structures. Resonance structures are imaginary and resonance energy क्या होती है? It is actual energy of hybrid minus energy of most stable contributing structure. और resonance is a measure of stability. हमें ये पता रहता है, हम कई बार आंसर्स आप लोग बोलते भी होंगे, लिखते भी होंगे कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था इसलिए ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, या इसमें रेजोनेंस हुआ तो ये चीज हमें देखने को मिली। जैसा कि अगर आप लोग सेकेंड ईयर में हैं तो आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट भी कर रहे होंगे, तो वहां पे आप देखते होंगे कि एक अनसैचुरेशन टेस्ट आता है, जब जहां पे आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं तो वो अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रू डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, और रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो एक ट्रू डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं शो करते हैं, इसीलिए वो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारा अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देते हैं जब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, बेंजीन का दिखाने की कोशिश की गई है। रेजोनेंस हाइब्रिड इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसमें रेजोनेंस, आपको पता है कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होता है। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल, but they all contribute to a real structure, which is called resonance hybrid. The resonance hybrid is more stable than any resonating structure. और रेजोनेंस एनर्जी, जैसे हमने पिछले भी लाइन में डिस्कस किया था, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। Sorry for the technical glitch. Conditions for resonance. All atoms participating in resonance must be sp or sp2 hybridized. Parallel p orbitals overlap each other. Molecule should have conjugated system. Conjugated आपको पता होगा single double bond system होता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, कि कॉन्जुगेशन बिटवीन सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड सी, अगर पॉजिटिव चार्ज और सी डबल बॉन्ड सी है वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। कॉन्जुगेशन लोन पेयर और सी डबल बॉन्ड सी के बीच में हो सकता है। कॉन्जुगेशन बिटवीन ऑड इलेक्ट्रॉन्स एंड सी डबल बॉन्ड सी, एंड कॉन्जुगेशन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड सी डबल बॉन्ड सी। सो ये कॉन्जुगेशन की कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है। रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओनली पी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व, द मूवमेंट ऑफ एटम्स आर नॉट अलाउड। मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करते हैं, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और आप एटम्स को मूव नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ paired electrons are same and number of unpaired electrons are also same in the two resonating structures। तो आप resonating structures में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जैसे आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में दिखाते हैं, तो चाहे आप मतलब आप जिस डायरेक्शन में भी डबल बॉन्ड ले जाएं आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, और ऑक्टेट रूल भी हमारा फॉलो होना चाहिए। और इसमें एक कंडीशन ये होती है कि हाई एनर्जी स्ट्रक्चर्स आर रिजेक्टेड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज देयर कंट्रीब्यूशन टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इज नेग्लिजिबल। Similar charges on adjacent atoms and other given below cases are of high energy and least contributing structure। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जहां पे सिमिलर चार्जेस आपके आसपास हैं, उस तरह के कंडीशंस में आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता है आपके रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो हाई एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो हाई एनर्जी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो सिस्टम जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। जब चार्ज मॉलिक्यूल्स आते हैं तो सेपरेशन ऑफ चार्ज जितना अच्छा होता है वहां पे वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। ये एक तरह से आपका रिवीजन है जो आपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा अपने इंटरमीडिएट या 11th क्लास में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ एनी ग्रुप हैज मोर देन वन पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन देन ओनली वन पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट इन डीलोकलाइजेशन। इफ एनी कॉन्जुगेट पोजीशन हैज मोर देन वन लोन पेयर देन ओनली वन लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन डीलोकलाइजेशन, यहाँ पे दिया हुआ है। Conjugate position has pi bond and any of the positive charge or negative charge or electron lone pair electrons then only pi bond। जैसे कि आप ये पेरिडीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ
पाई बॉन्ड होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वहां इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और इसी से क्वेश्चन और बन जाता है कि बेसिसिटी पे जब क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी आपके सिलेबस में है, तो वहां पे पेरिडीन में क्वेश्चन पूछता है कि वो बेसिक होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल होते हैं फॉर डोनेशन, क्योंकि वो रिंग की डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर बिहेव एज टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो वो टू पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल, जैसा कि हमने पहले ही बताया। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल एंड स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट एट ईच एटम इज मोर स्टेबल। जैसे इसमें फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, इसमें आपके जिसमें ज्यादा, जैसे हमने लिखा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जिसमें ज्यादा है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को वो ऑक्टेट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो वो हमारे ज्यादा स्टेबल होता है और वो रेजोनेटिंग रेजोनेंस हाइब्रिड में अपना कंट्रीब्यूशन भी करता है। Negative charge on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom is more stable। ये लाइन भी आपने जानी होगी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्रेजेंट हो तो वो सिस्टम भी स्टेबल होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको हमेशा देखनी है जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना भी रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं या स्टेबिलिटी के बारे में ये चीज पूछ रही है। मान लीजिए कहीं ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑक्सीजन दो तीन आपको दे दिए जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी में नेगेटिव चार्ज है, तो आपको ध्यान देना होगा कि ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो नेगेटिव चार्ज को ही बियर करना चाहेगा। ये कुछ और पॉइंट्स हैं। इन टू कंपाउंड्स इफ वन इज एरोमेटिक एंड अनदर इज नॉन एरोमेटिक एंड कॉन्जुगेशन इज इक्वल इन बोथ द कंपाउंड्स देन एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल। क्रॉस कॉन्जुगेशन कहीं पे है तो क्रॉस कॉन्जुगेशन यानी मतलब सिंगल डबल बॉन्ड है, लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन जब लीनियर होगा तो वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू कहीं ब्रांचिंग अगर होती है। Equivalent resonance structures make equal contributions to the hybrid and a system described by them has a large resonance stabilization। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो ये दोनों के अगर दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक एक बार इस साइड डबल बॉन्ड है एक बार इस साइड डबल बॉन्ड है, तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी। रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर लेते हैं। अभी तो हमने रेजोनेंस को समझा। रेजोनेंस इफेक्ट भी दो तरह के होते हैं, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर वो होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके द ग्रुप शोज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट व्हेन दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल बाय डिलोकलाइजेशन, यानी कहीं ना कहीं वो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स ला रहे हैं और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे होते हैं तो वहां पे माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट कहते हैं। It is shown by substituents or groups that withdraw electrons by delocalization from rest of the molecule। जिसमें आपके एग्जांपल्स में NO2 है, कार्बोनिल है, SO3H ग्रुप्स हैं, तो ये माइनस एम में है। और प्लस आर या प्लस एम में आपके OH, OR, SH, SR, NH2 एंड R2। तो दीज आर सम ऑफ द ग्रुप्स। इससे भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, कौन सा माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पहुंचना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको अपने आंसर को टिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट का एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे NH2 जो एनिलीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है कैसे रिंग में इन्वॉल्व हो रहा है और डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, और कैसे माइनस आर इफेक्ट में CN जो कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो वहां पे माइनस आर इफेक्ट शो हो रहा है। तो अगर हम समराइज करने की कोशिश करें रेजोनेंस थ्योरी को, तो व्हेनेवर अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर दैट डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट इन एटम न्यूक्लियाई, यानी आप एटम्स को नहीं चेंज कर सकते, एटम्स की संख्या नहीं बदल सकते, आप केवल इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं। Each contributing structure must have the same number of unpaired electrons. The greater the stability of contributing structure, greater is its contribution to the resonance hybrid. Resonance is most important when the contributing structures are equivalent. The smaller the difference in the energy contents of the contributing structure, the greater the resonance energy of that hybrid.
क्योंकि हमने अभी रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ा। द पोलर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग डिस्टिंक्ट चार्जेस आर लेस स्टेबल देन दोज विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी चार्जेस। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि सिस्टम हैविंग नो चार्ज इज मोर स्टेबल देन सिस्टम कंटेनिंग एनी टाइप ऑफ चार्जेस। द लार्जर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रक्चर। सो we have to keep these points in our minds when we are going to discuss any type of रेजोनेंस रिलेटेड क्वेश्चन कि क्या ये हमारे पॉइंट्स उसमें आ रहे हैं कि नहीं। देखिए, ये जितने भी हम इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं या रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एप्लीकेशन बेस्ड हैं। जब तक आप इसके एप्लीकेशन पे नहीं जाएंगे तो आपके लिए ये अभी एक मतलब थ्योरी जैसा जा रहा है। जैसे अभी हमने जैसे एसिडिटी में थोड़ा सा हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस ई माइनस ई प्लस आर माइनस आर। तो एप्लीकेशन आ रही है उसकी, तब आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम इंडक्टिव इफेक्ट के साथ भी पढ़ सकते थे, बट तब भी हमने इसको अलग से रखा हुआ था कि जो हमने प्लस आई इफेक्ट के आधार पे स्टेबिलिटी बताई थी रेडिकल उसकी, हमने कार्बोकटायंस की, वो हम हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे भी बता सकते हैं। द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इस फर्स्ट लाइन की एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। The delocalization of sigma electrons or lone pair of electrons into adjacent pi orbital or p orbital is called hyperconjugation। यानी यहाँ पे sigma electrons का involvement हो रहा है। It occurs due to overlapping of sigma bonding orbital or the orbital containing the lone pair with adjacent pi orbital. It is also known as no bond resonance और Baker-Nathan effect। तो तीन चार क्वेश्चंस तो शुरू की ही दो तीन लाइंस में मिल गए। There must be an alpha CH group or lone pair on atom adjacent to sp2 hybrid or other atoms like nitrogen, oxygen, alkenes, alkyl carbocations, nitro compounds with alpha hydrogen, जहां पे हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। नो जैसे इस केस में आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 CH3 CH3, नो ये जीरो अल्फा कार्बन, नो H एटम्स ऑन अल्फा कार्बन। जहां पे भी आपका अल्फा कार्बन नहीं होगा वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पे आपका कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। The displacement of sigma electron towards the multiple bond occurs when there are hydrogens on the alpha carbon। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया हुआ है, ठीक है, प्रोपीन है आपका। यहाँ आपका CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 है। तो अब इसमें क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस देखने को मिलता है कि जो यहाँ CH3 का एक हाइड्रोजन है वो एक तरह का नहीं होते हुए भी एक बॉन्ड बनाता है बगल के CH से। In propene, the sigma electrons of CH bond of methyl group can be delocalized into the pi orbital of doubly bonded carbon as represented below. In the same way, the other hydrogens on the methyl group also participate in the hyperconjugation। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अब इधर एक CH2 हो गया और CH एक CH2 इधर आ गया। तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके पास तीन हाइड्रोजन है, तो यानी इसकी पॉसिबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाने की पॉसिबिलिटी तीन है कि तीन बार इस तरह से हमने डबल बॉन्ड यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट किया, यहाँ पे आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, आपका CH2 आ रहा है। तो ये आपका एक तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन कम, एक तरह से नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब कहीं आपको डायरेक्ट बॉन्ड तो बनते हुए नहीं दिखा बट एक रेजोनेंस आपको देखने को मिल रही है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन में कितने आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो आप कहेंगे तीन, क्योंकि अल्फा कार्बन पे हमारे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट्स थे, तो हमारे तीन है, तो वो उस आधार पे हम आंसर दे सकते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर शोन बाय प्रोपीन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन्स को हटा हटा के बताया गया है कि कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस वर्ड भी आपको याद रहना चाहिए। दीज इक्विवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर आल्सो पोलर इन नेचर एंड हेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइपोल मूवमेंट ऑफ प्रोपीन। The CC bonds in propene are equal to 1.48. Its value is in between 1.54 and जो हमारी एक ट्रू बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होता है वो 1.54, जो डबल बॉन्ड होता है वो 1.34 और इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 1.48। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोपीन की जो डबल बॉन्ड की लेंथ हमारी इतनी आ रही है, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर क्या होगा आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन सिंस वन बॉन्ड इज
मिसिंग। तो एक तरह से कहीं ना कहीं एच अपना दान कर रहा है या बलिदान कर रहा है, इसलिए इसको सेक्रीफाइसिंग हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट आपके में आपने शायद पढ़ा भी हो, जैसे आपने देखा होगा कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड्स होते हैं, वो चाहे आपके कैसे भी ग्रुप्स जुड़े हों, उनकी एसिडिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वो मेटा पे या पैरा पे आए। तो a field effect is the polarization of molecule through space. The effect is a result of electric field produced by charge localization in a molecule. This field, which is substituent and conformation dependent, can influence structure and reactivity by manipulating the location of electron density. यानी ओवरऑल कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन है थ्रू स्पेस। जैसे आपके यहाँ पे आप देखिए कार्बोनिल ग्रुप एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन का जो अपना फील्ड इफेक्ट है उस वजह से, या ऑक्सीजन का फील्ड इफेक्ट है उस वजह से दूसरे एटम पे क्या असर पड़ रहा है, उसी को हमने नाम दिया है फील्ड इफेक्ट का। फील्ड इफेक्ट्स आर रिलेटिवली वीक एंड डिमिनिश रैपिडली विद डिस्टेंस बट हैव स्टिल फाउंड टू अल्टर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज सच एज एसिडिटी। जैसे हमने बात की कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं बेंजोइक एसिड्स के, जैसे बेंजोइक एसिड का आपको फॉर्मूला पता होगा, बेंजीन रिंग पे COH। अब COH के साथ अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH जुड़ा हो, NO2 जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, उसकी एसिडिटी हमेशा ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर्स अदर पोजीशन पे जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं। तो वहां पे आपका ये फील्ड इफेक्ट काम आता है, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक इफेक्ट्स काम आते हैं, तो इसलिए वहां पे ये चीज आती है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी अगर आता है तो आपको एटलीस्ट फील्ड इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इट इज अ पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू स्पेस। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस के हम देख लेते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन विनाइल एसिटिलीन क्या क्या होंगे। तो CC सिंगल बॉन्ड इन विनाइल एसिटिलीन, तो हमारा 1 2 3 4। तो जो जो हमारा आंसर हो जाएगा sp2 और sp है हमारा। ठीक है। इसी तरीके से एलिल्स आइसोसाइनाइड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सबके सब सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, आप इनको करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि अमंग द फॉलोइंग विच हैज मोस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। हमें पता है कि एसिडिक वही होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग्स ग्रुप जुड़े होंगे। जैसे यहाँ पे CH3CO CH2CHO है, CH3CO CH2CO CH3 है, यहाँ पे इस तरह के ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आपका अल्डिहाइड का सबसे ज्यादा होता है जब C डबल बॉन्ड O की बात आती है, फिर कीटो का, फिर एस्टर का, तो उस हिसाब से आपका पहला आंसर होगा। ठीक है। इसी तरीके से देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछा है। अब देखिए यहाँ पे आपको चार ग्रुप्स दे दिए गए। इलेक्ट्रॉन विद सबसे पहले तो हम यही छांट लेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, उन्हीं दोनों में से हमें आंसर को वो करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, पैरा, क्योंकि हमें पता है कि मेटा मेटा डायरेक्टिंग होता है NO2, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां बढ़ाता है, तो इसीलिए पैरा वाला सबसे ज्यादा, देन मेटा, देन आपका फिनॉल का ग्रुप, और देन CH3, क्योंकि CH3 आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो एसिडिटी के लिए भी आप देख लेंगे कि कैसा नेचर है जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब देखिए बेसिसिटी यहाँ पे है, तो आपका ऑर्डर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, जहाँ पे यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे भी sp3 है, यहाँ पे भी sp2 है। बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ, फोर्थ इज लेस बेसिक बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। जैसे फर्स्ट और फोर्थ आपका sp3 है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे भी बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर sp2 में उससे कम, और sp3 में सबसे कम हो जाती है। तो उस आधार पे आपका आंसर हो सकता है। और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने सॉल्व किया हुआ है, और कोशिश की है कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसके बारे में आपको बता सकें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और बेसिक आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए आपको, ताकि आप और कॉन्फिडेंट होकर अपने आंसर्स दे सकें। देखिए रेजोनेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो आई हैव ट्राइड टू कवर मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न टिल नाउ। एंड आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमने ये चीज़ें ली आप लोग को पढ़ाने के लिए,
और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बट फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे कमेंट में भी क्वेश्चंस दे सकते हैं। और आपको अगर अपनी लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करिए। आपने अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी है, हो सकता है आपने 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा हो, तो आपको सारे टॉपिक्स आते हो, तो आप क्वेश्चंस करिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो आप हमसे जरूर पूछिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई थिंक आई हैव मैंने चीजें आप लोग के लिए क्लियर की होंगी। एंड once again, thank you so much.